प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी में दीपशिखा में। आज हम करने वाले हैं मल्हार का चैप्टर नंबर 10 परीक्षा। तो बताइए, आपकी परीक्षा क्यों होती है? स्कूल में आपके हाफ ईयरली लिए जाते हैं, ईयरली लिए जाते हैं, पीटी यूटी बहुत तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। बताइए, सोचा है कभी आपने? बच्चों, परीक्षा ली जाती है कि अब तक आपने क्या सीखा है, कितना आपको नॉलेज है, वह पता तो चले। अगर कोई टेस्ट लिया ही नहीं जाएगा, कोई एग्जाम होगा ही नहीं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका लेवल क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा? बताइए। तो यहीं पर आज हम करने वाले हैं प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई परीक्षा। तो अब देखिए, यहाँ पर कोई स्कूल के टेस्ट तो होंगे नहीं, है ना? उन्होंने कोई कहानी लिखी है, तो ये तो मतलब नहीं है कोई बच्चे का स्कूल का रिजल्ट आया होगा, उसने स्कूल का टेस्ट दिया है। यह परीक्षा है बच्चों कर्तव्य परायणता की, मानवीय मूल्यों की, कि किसी इंसान में कैसे मानवीय मूल्य होने चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो जानते ही नहीं है मानवीय मूल्य क्या है। देखिए बच्चों, मानवीय मूल्य, जो मूल्य मानव में होने चाहिए, क्या है? दया, परोपकार, अहिंसा, सत्य बोलना, ये सब क्या है? एक हमारे मूल्य ही तो है जो हमको इंसान बनने में मदद करते हैं। तो यही पढ़ेंगे आज हम इसमें। बहुत ही प्यारी कहानी है, और जैसा मैंने बताया किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। प्रेमचंद्र जी का नाम तो आपने सुना है? नहीं सुना? इनका मूल नाम था धनपत राय। और बच्चों, इन्होंने तकरीबन 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी हैं। आप जब तक अपने 12th करेंगे ना, तब तक इनकी काफी सारी कहानियां तो अपने सिलेबस में ही पढ़ लेंगे। 9th में आएगी दो बैलों की कथा, 10th क्लास में आएगी बड़े भाई साहब, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। और शायद ईदगाह तो आप पढ़ चुके होंगे। नहीं आया आपको याद ईदगाह? हामिद का चिमटा कितने बच्चों को याद है? बताइए। जो हामिद के चिमटे वाली कहानी है वह ईदगाही है बच्चों, ठीक है? तो आज हम क्या कर रहे हैं? परीक्षा। चलिए स्टार्ट करें। ये प्रेमचंद्र जी के बारे में जो मैंने आपको बात बताई है, ये आपको याद रखनी है कि इनका मूल नाम था धनपत राय। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, मानवीय मूल्यों को लेके इनका अथाह ज्ञान है, खूब सारा इन्होंने लिखा है। चलिए देखिए, ये कौन है आपको दिख रहे हैं? एक महाराज हैं, ये इनके दीवान है। और देखिए जैसा दिख रहा है, दीवान बूढ़े हो गए हैं। तो बस यहीं से कहानी स्टार्ट होती है बच्चों, क्योंकि दीवान बूढ़े हो गए हैं तो वह राजा से क्या कहते हैं, राजा फिर उनसे क्या कहते हैं और उन्हें क्या काम करना पड़ता है, वही है इस पूरे चैप्टर में। देखिए, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। अब क्या हुआ कि ये है देवगढ़ के सरदार सुजान सिंह, अब ये बूढ़े हो गए तो इन्हें परमात्मा की याद आई कि अब तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतना बूढ़ा हो गया, परमात्मा का भजन करना चाहिए। अब मैं तो यहाँ राजकाज संभालता हूँ तो मुझे समय ही नहीं मिलता। तब क्या कहते हैं, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। कितने साल नौकरी करी इन्होंने बच्चों? 40 साल। फिर कहते हैं अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही है, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, है ना बच्चों? सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। कि अब ये क्या करते हैं, दीवान है जो सुजान सिंह जी, महाराज के पास जाके कहते हैं कि दीन बंधु, आपने मेरे से नौकरी करवाई और मैंने 40 साल तक आपकी सेवा करी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब क्या है, जो मैंने नाम कमाया, क्या पता मेरे से कोई गलती हो जाए तो जितना मेरा नाम हुआ है वो किस में ट्रांसफर हो जाए, बदनामी में हो जाए। इसलिए क्या किए, मुझे अब सेवा निवृत्त कर दीजिए। फिर क्या कहते हैं, देखिए कि राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। भाई, जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड होता है उसका सब आदर करते हैं। तो ये सुजान सिंह अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत अच्छा स्वभाव था इनका, बहुत ही नीति कुशल थे। तो अब क्या होता है, राजा साहब को लगता है कि तुम रिटायर्ड हो जाओगे तो काम को कौन करेगा, है ना? लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कि पहले तो इन्होंने मना करी कि नहीं मैं तुमको रिटायर नहीं करूंगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब मेरे से काम होता ही नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे क्या चाहिए, आराम चाहिए, तो राजा ने इनकी बात मान ली कि ठीक है आप सेवानिवृत्त हो जाओ। लेकिन अब क्या है, देखिए उनसे कहेंगे एक काम करने की, कि पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। क्यों लगाई बच्चों शर्त, बताइए? क्योंकि राजा को पता है
कि जितने मेरे ये सुजान सिंह जी अनुभवशील हैं तो अपने जैसा बंदा ये ही ढूंढ सकते हैं। चलिए, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। दूसरे दिन क्या किया, सुजान सिंह जी ने सारे न्यूज़पेपर्स में निकलवा दिया कि हमें क्या चाहिए, देवगढ़ रियासत के लिए एक दीवान चाहिए। अब जब किसी भी नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो बच्चों को शर्तें रखी जाती है, लेकिन देखिए यहाँ क्या करवाते हैं सुजान सिंह जी कि जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है वे ग्रेजुएट हों। अब देखिए क्या शर्त लगाते हैं कि जरूरी नहीं है ग्रेजुएट हों, कि बीए वगैरह कुछ भी, बीए बीएससी कुछ भी करा हुआ हो, स्नातक किया हुआ हो। फिर क्या कहते हैं, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, कि हष्ट पुष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई मरियल सा हो, है ना, जिसमें कोई शक्ति ही ना हो। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदाग्नि क्या होती है बच्चों, जिसको पेट की समस्याएं होती है ना, जैसे खाना पचता नहीं है, भूख लगती नहीं है, उसी को कहते हैं बच्चों मंदाग्नि। अब क्यों मना करते हैं, देखिए जिसका पेट सही नहीं है उसकी तो बॉडी सही हो ही नहीं सकती। हमारा शरीर कितना बलशाली है, कैसे हैं हम, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे पेट पे डिपेंड करता है। बहुत से बहुत पेटू होते हैं, खाते ही खाते रहते हैं। अगर कोई मानिए दीवान को रख दें, वो खाता ही खाता रहे, या फिर उसे भूख ही ना लगे, या फिर उसके पेट में दर्द ज्यादा हो, तो वो पहले से ही कह देते हैं कि ग्रेजुएट हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। एक तो कैसा होना चाहिए, हेल्दी इंसान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, हाइट पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और क्या चाहिए कि मंदाग्नि का कोई भी मरीज हो, किसी को कोई पेट की समस्या रहती हो, कोई बीमार हो, तो वो तो यहाँ तक आने का कष्ट ही ना करे। अब देखिए एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अब ये सब कुछ निकलवा दिया जाता है बच्चों न्यूज़पेपर में कि क्या कहते हैं कि एक महीने तक यहीं रुकेंगे। अब देखिए उस जमाने में भी प्रेमचंद्र जी की आप विचारशीलता देखिए, कैसा सोचा है इन्होंने कि जैसे अब हम रियलिटी शोज देखते हैं ना, बिग बॉस देखते हैं और बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं कि एक एक महीने तक एक ही घर में रहते हैं, तो क्या करते हैं सुजान सिंह जी, ऐसा ही कर देते हैं कि सारे उम्मीदवार आ जाइए, एक महीने तक आपके रहने खाने की व्यवस्था यही है। और क्यों रखी बच्चों बताइए, क्योंकि जब कोई जैसे रहेगा एक महीने तक, उसके सारे हाव भाव, सारी उसकी क्रिया यह बता देगी कि वह व्यक्ति कैसा है। फिर देखिए इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। जैसे ही सब लोगों ने विज्ञापन पढ़ा तो तहलका मच गया। क्यों, क्योंकि कोई शर्त नहीं रखी थी कि हमें स्नातक चाहिए या हमें ये वाली डिग्री चाहिए या फिर इस काम में दक्ष होना चाहिए। तो तहलका मचेगा ही कि इतना ऊंचा पद और क्या कुछ कहा ही नहीं है, बस क्या देखा जाएगा, विद्या पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाएगा। किस पर दिया जाएगा, कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाएगा कि कोई कितना कर्तव्यशील है। अब देखिए कि केवल नसीब का खेल है, सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। अब सबको ये लगा बस नसीब से ही मिलेगा, है ना, जिसकी किस्मत में होगा वो लग जाएगा। तो अब सैकड़ों लोग आ गए उनकी रियासत में। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का ऐसा मेला सा उतरता, कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी मर मिटा हुआ, रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। क्या आप कह रहे हैं कि जगह जगह से उम्मीदवार आने लगे, ट्रेन भर भर के उम्मीदवार आ रहे थे। कोई पगड़ी पहन के आता, कोई चोगा पहन के आता, कोई अचकन पहन के आता, है ना, और कैसा लगता, कोई तो बहुत ही फैशनेबल लगता और कोई कैसा लगता एकदम सिंपल सा लगता। तो कह रहे हैं इतने सारे लोग आए, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएट की थी। सब लोग तो आए थे लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी बच्चों, ग्रेजुएट की थी। क्योंकि सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता ही है। सनद क्या होते हैं बच्चों, सर्टिफिकेट्स, है ना, सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र, आप हिंदी में याद रख सकते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आए ग्रेजुएट, सबसे ज्यादा संख्या थी ग्रेजुएट की, और अपने अपने प्रमाण पत्र लेके आए, क्योंकि उनके मन में यह था कि भले ही सनद का पर्दा नहीं है, कि इन्होंने कोई चॉइस नहीं रखी है कि हमें ये चाहिए, लेकिन एक प्रभाव तो डालती है ना,
डिग्री हमेशा एक प्रभाव डालती है, सामने वाला सोचता है अच्छा ये पढ़ा हुआ है, इसने इतना कुछ करा हुआ है। फिर देखिए सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अब क्या हो रहा था बच्चों, उनके रहने खाने की व्यवस्था सारी राजमहल में ही थी, है ना। फिर क्या हुआ, सब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे देखिए कैसे दिखाएंगे अच्छा, कि मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर द, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते हैं। कि जो अपने घर पे 9 बजे तक सोया करता था वह सुबह ही उठ जाता है और बगीचे में घूमता है, कि जैसे मेरी दिनचर्या तो यही है। जो इंसानों ने अपने घर में नौकरों की नाक में दम कर रखा था, नौकरों पे ऐसे गाली गलौज करते थे, चिल्लाते थे कि खुद को आप बहुत बड़ा समझते थे, किसी की क्या करते थे, कोई रेस्पेक्ट नहीं करते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां रियासत में नौकरों से भी आप और जनाब कह के बड़े ही अदब से, बहुत इज्जत से बात करते हैं। और देखिए मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं। कि जो मिस्टर ला थे, ये बच्चों आ सा दा ला नाम नहीं है, ये सबको कॉमनली कहा गया है कि कोई ऐसा इंसान जिसको किताब पढ़ने से घृणा आती थी, नींद आ जाती थी उसको किताब पढ़ने से, वो भी अब क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के मोटी मोटी किताबें वेद ग्रंथ पढ़ता है कि जैसे मैं तो कितना पढ़ने वाला हूँ। सब अपने अपने अनुसार अपनी क्या दिखा रहे हैं, अपने आप को खास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को विशेष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। जिससे भी बात करते हैं ना तो वो अपने अपने आप को इतना पोलाइट दिखाता, इतना अच्छा दिखाता कि जैसे आई एम द बेस्ट, मैं ही हूँ यहाँ पे, मेरे को ही दे दो ये दीवानी की नौकरी। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। क्या सोच रहे थे वो अपने मन में, सब लोग सोच रहे थे बस 1 महीने ही तो दिखावा करना है, दिखावा करने में क्या जाता है, 1 महीने का ये सारा झंझट है, फिर जैसे ही नौकरी मिल जाएगी सारे झंझटों से मुक्ति, फिर हम अपने जो असली कैरेक्टर है उसमें आ जाएंगे। लेकिन क्या है, पहले ही बता दिया, जो दीवान है वो कैसे हैं, बहुत ही अनुभवशील हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा झोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। देखिए बच्चों वही आ गई, जौहरी कौन होता है, जिसे हीरे की परख होती है ना बच्चों, उसे कहते हैं जौहरी। देखिए कांच का एक टुकड़ा, हीरा क्या होता है, कांच का एक टुकड़ा ही तो होता है। अब कोई नकली हीरा ले आए और कहे देखो मैं हीरा लाया हूँ, लेकिन जौहरी कौन होता है, जिसे हीरे की परख होती है, जो देख के ही असली और नकली में अंतर बता देता है। तो कह रहे हैं इन लोगों को, ये जो सैकड़ों लोग आए हैं, इन्हें यह नहीं पता कि वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठे हुए देख रहा है कि क्या कर रहे थे। जो सुजान सिंह थे वो सब पर निगाह रखे हुए थे कि कौन क्या कर रहा है, किसका कैसा बर्ताव है, कौन सच्चा दिखा रहा है, कौन झूठा है। अब देखिए एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। क्या हुआ बच्चों, अब एक ग्रुप था जो बहुत अच्छी हॉकी खेलता था, उसने कहा कि अब हम यहाँ बैठे रहते हैं, एक हॉकी का गेम हो जाए। तो कोई सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी हॉकी खेल रहा हूँ, ये भी तो एक विद्या ही है, जब ये देखेंगे छुपे हुए कहीं तो देख रहे होंगे, तो ये देखेंगे कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी हॉकी खेलता है, तो मेरा एक प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं कि रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। लेकिन जो देवगढ़ रियासत थी बच्चों, वहां पर जो बुद्धिजीवी थे वो क्या खेलते थे, शतरंज खेलते थे और ताश खेलते थे। उनको तो ये भागने दौड़ने वाले गेम कैसे लगते थे कि ये बच्चों के खेल हैं। अब देखिए खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर भरती चली आती है। देखिए ये सब हॉकी खेल रहे हैं ना, जब इस टीम का नंबर होता है इधर से तो कैसे भाग रहे थे, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे कि कोई ना कोई तो हमारी ये गेम धाक छोड़ेगा ही।
लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। दोनों तरफ के खिलाड़ी अपने आप को कैसा साबित करने पर तुले हुए हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। देखिए, सबको अपने आप को जब अच्छा बताना था तो कोई गेम में डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन सी टीम हारी और कौन सी जीती। शाम हो गई, सब लोगों ने अपना खूब ही दमखम सब लगा दिया, लेकिन कोई डिसीजन ही नहीं निकला। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। अब अंधेरा हो गया था बच्चों, उन लोगों को खेलते खेलते, तो एक दूरी पे नाला था, वहां पर पुल नहीं बना था, तो नाले को क्रॉस करके ही सारे लोग निकलते थे। अब क्या होगा देखिए, अब वही बात है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकी। देखिए, आपको यहां से समझ आएगा कि क्या हुआ। ये देखिए, अब ये एक किसान आया बच्चों, है ना, इसकी गाड़ी में पूरे क्या भरे हुए हैं, अनाज के बोरे भरे हुए हैं। अब ये देखिए, नाले में ये गाड़ी फंस गई है ना, तो वो लेके आया अपनी गाड़ी को और क्या किया, वहां पर खड़ी करी कि जैसे नाली में ये गाड़ी फंस गई है। अब क्या करता वो, देखिए कि वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर थे। वजन इतना सारा था, अभी मैंने दिखाया ना, बैल कमजोर थे, तो कभी वो बैलों को हाँकता कि चलो चलो चलो, लेकिन बैल आगे बढ़ते ही नहीं। कभी पहिए को धक्का देता, लेकिन गाड़ी थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। यही होता है ना बच्चों, गाड़ी फंस जाती है जब थोड़ा धक्का दो, खूब सारी मेहनत से जोर लगा के धक्का दो तो थोड़ी निकलती है, लेकिन क्या होता है, ढलान होगा तो वापस से नीचे आ जाएगी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता। देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए थे, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए अभी तक उठा नहीं है। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। आपत्ति क्या होती है बच्चों, संकट। क्या होता है, संकट। तो अब किसान क्या हुआ, बहुत संकट में फंस गया। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले। अब देखिए, खिलाड़ियों का शुरू हो गया वहां से निकलना। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। किसान था, क्योंकि अब वो खिलाड़ी किस लिए आए थे, दीवान की पोस्ट के लिए आए थे, तो क्या है, किसी से उसने मदद नहीं मांगी। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। तो देखिए बच्चों, यही है परीक्षा। अब सारे खिलाड़ियों ने क्या किया, खिलाड़ियों ने उस किसान को देखा, लेकिन कैसे देखा, इग्नोर करते हुए, कि जैसे हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं है। क्यों था, क्योंकि उनकी आंखों में स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था, कि अगर हम इसको देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी और हमारी बॉडी थक जाएगी, हम तो पहले से ही थके हुए हैं। और क्या था, मद था। मद क्या होता है बच्चों, घमंड, है ना। मद क्या होता है बच्चों, घमंड। घमंड था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अरे हम इसको जो बैल वाली गाड़ी है उसको हाथ कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम तो दीवानी के लिए आए हैं। और क्या था, उदारता नहीं थी और ना था वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है बच्चों, प्रेम। ठीक है ना, तो उनके कोई पोलाइटनेस थी ना कोई प्रेम था, तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। अब देखिए, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। अब देखिए बच्चों, एक आदमी निकल के आया जिसमें दया थी और हिम्मत थी कि कोई बात नहीं, सब लोग जा रहे हैं, जाओ, मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि देखिए बच्चों, जब भी हम कोई काम को करने की ठान लेते हैं तो भले ही हम अकेले हों, लेकिन हम उस काम को कर ही लेते हैं। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। उसके हॉकी खेलते समय पैर में चोट भी लग गई थी, लेकिन लंगड़ाता लंगड़ाता किसान के पास वह आ गया। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। अब एकदम से उसकी निगाह पड़ी गाड़ी पे, कह रहे गाड़ी तो फंसी हुई है। फिर उसने किसान को देखा और समझ गया कि किसान बेचारा बहुत देर से परेशान है, इसकी गाड़ी निकल नहीं रही है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं।
अब उसने क्या किया, जो हाथ में डंडा था वो भी रख दिया और अपना कोट भी निकाल दिया। कोट क्यों निकाल दिया, आप देखिए, वह जान पड़ रहा है कि उसे दिखावे से कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो दिखावा ही करता रहता कोट वूट में पहन के, और मैं तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसने कोट भी उतार दिया और अपना डंडा भी रख दिया और किसान को पूछा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा है गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा था। अब देखिए क्या चाह रहे थे जो दीवान थे, वो क्या चाह रहे थे, एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति है ना, शारीरिक बल वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर आदमी कैसा है, लंबा गठे हुए बदन वाला, एकदम फुर्तीला जोशीला। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। अब उसने कहा, किसान ने, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। उसने बोला, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इस पे चढ़ जाओ गाड़ी पे और बैलों को लगाम पकड़ लो, उनको हाँकना, और मैं यहाँ से पहिए को निकाल दूंगा। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। देखिए बच्चों, ये जो युवक है पूरा घुटनों तक नाले में फंस गया है, लेकिन यहाँ पर ये कौन है, जो किसान है, इसने बैलों की लगाम साध रखी है, इसने बैलों को हाँका और इसने यहाँ से पूरी ताकत से जोर लगाया, तो गाड़ी क्या हुई, गाड़ी नाले के ऊपर से निकल गई। अब देखिए, किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। उबार लिया मतलब बच्चों मुश्किल से निकाल लेना, ठीक है बच्चों, क्या होता है, मुश्किल से निकाल लेना। जो मुश्किल में फंसे हुए थे उसको निकाल लिया ना, तो उनको उबार दिया। जैसे भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो कहता है ना, मेरे दुख को उबारो, मुझे बाहर निकालो। अब किसान कहता है कि अच्छा हुआ आपने मुझे निकाल लिया, नहीं तो मैं तो रात भर यहीं फंसा रहता, यहीं बैठे रहना पड़ता। क्यों बैठे रहना पड़ता, क्योंकि इतने सारे गेहूं छोड़ के वो जा तो नहीं सकता। अब देखिए, युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। देखिए अब इससे पता चल रहा है कि वो उदार भी है, और कैसा है, सबसे मीठा बात करता है, सबके साथ कैसा है, समान व्यवहार रखता है। क्योंकि किसान से भी क्या कह रहा है, मजाक कर रहा है, एकदम कैसा है, मौज मस्ती वाला, कि अब आप मुझे कुछ इनाम दोगे। तो क्या कहते हैं किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब क्या कह देता है किसान कि नारायण चाहेंगे, परमपिता परमात्मा चाहेंगे तो यह दीवानी आपको ही मिलेगी। अब जैसे ही यह आशीर्वाद मिलेगा तो क्या होगा, फिर क्या हुआ, देखिए युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ। अब युवक के मन में संदेह तो हुआ कि कोई दीवानी की बात कैसे कर सकता है, और इनको कैसे पता चला मैं यहाँ दीवानी के लिए आया हूँ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। अब उनके मन में आ गया। देखिए जो बच्चों युवक था ना, वो इंटेलिजेंट भी था, वो समझ गया कि कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी जोर और तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया, मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। ये किसान भी समझ गया कि ये मुझे पहचान रहा है, तो बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, जोखिम उठाना। क्या होता है, जोखिम उठाना। कबीर दास जी का नाम सुना है आपने। कबीर दास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न मरा, रहे किनारे बैठ। ये बेटा गहरा पानी बैठना वहीं से आया है कि जिन लोगों ने जोश दिखाया, गहरे पानी में उतर गए, उनको मोती नाम की सफलता मिल गई। और जो डर गए कि अरे हम तो पानी में नहीं उतरेंगे, वो क्या हुए, वो डरते ही रह गए, उन्हें मोती भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही यहाँ पर सुजान सिंह कह रहे हैं, अगर यह युवक हिम्मत ना दिखाता, ताकत ना दिखाता, उदारता ना दिखाता, परोपकार ना दिखाता कि मैं निकल जाता हूं, तो क्या होता, कि मैं इस गाड़ी को निकाल दूंगा, तो क्या होता। सुजान सिंह तो यही परीक्षा ले रहे थे, इनको भी दीवानी नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई कि कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, मैं इस गाड़ी को निकाल दूंगा। तो यहाँ पर सुजान सिंह ने कहा उनसे कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है,
कि तुमने आज जो ये काम किया है, तुम गहराई में उतरे हो, तो तुम्हें मोती नामक सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। अब ऐसे ऐसे करके बच्चों 1 महीना पूरा हो गया। अब वह दिन आ गया जिस दिन क्या आना है, रिजल्ट। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था बच्चों। होता है जब किसी चीज का रिजल्ट आने वाला होता है तो दिन कटता ही नहीं है। हार्ट कैसा करता है, बूम पुड़ी बूम करता है कि नहीं, दिल में धक 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 होती रहती है। तो यहाँ पर भी सारे उम्मीदवारों का यही हाल था। सब सोच रहे थे अरे दीवानी किसको मिलेगी, मेरा क्या होगा, शायद मैं ही जीत जाऊंगा। ऐसे सबकी विचारधाराएं उस दिन क्या है, अलग अलग हैं। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। अब सब सोच रहे हैं जाने किसका नसीब आज जाग जाएगा। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। संध्या क्या होती है बच्चों, जानते हो ना आप? शाम। क्या होती है बच्चों? शाम। शाम को दरबार सज गया बच्चों। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। देखिए वही मैंने कहा ना, हार्ट बूम पड़ी बूम। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब देखिए कितने शांत स्वभाव के हैं, कितने सरल हैं सुजान सिंह। तब भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे दीवानी के उम्मीदवारों, जो मैंने 1 महीने का तुम्हें कष्ट दिया, मैं उसके लिए सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो। देखो वो क्या क्या चाहते थे, जो वो खुद थे ना, जो गुण उनमें स्वयं में थे, वो वैसा ही दूसरा क्या चाहते थे, दीवान चाहते थे। तो कहते हैं कि जिसमें हृदय में दया हो और साथ साथ क्या हो, आत्मबल। तो जो युवक था उसमें दया भी थी, दया नहीं होती तो किसान की मदद क्यों करता, और आत्मबल, अपना खुद का बल, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। तो कहते हैं कि हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। अब वो अनाउंस कर रहे हैं कि मैंने ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सुजान सिंह कहते हैं कि ऐसे लोग इस संसार में कम हैं, लेकिन बच्चों हमेशा याद रखो हमें कैसा बनना है, हमें इन कम वाले इंसानों में ही रखना है स्वयं को। हमें कैसा रखना है, आत्मबल हमारा होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, दया भी होनी चाहिए, हमें परोपकार का गुण भी होना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अब कहते हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं, मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। अब देखिए उस युवक का नाम भी पता चल गया हमको, क्या है, जानकी नाथ। और सा क्या होता है बच्चों, साहब का शॉर्ट फॉर्म है सा। तो रेस्पेक्ट के लिए कहते हैं तो जानकी नाथ सा को दीवानी पाने की बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। अब जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, सबने जानकीनाथ की तरफ देखा कि भाई इसमें ऐसा क्या था कि इसको दीवानी दे दी। अब सबको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अब क्या है, सुजान सिंह जी बताएंगे यहाँ पर। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब जो क्या थे, कुछ लोगों की आंखों में ईर्ष्या थी, कुछ लोगों की आंखों में क्या था, सत्कार था। जो रियासत के लोग थे उनकी आंखों में तो सत्कार था कि आप क्या है, क्योंकि वहां तो पहले ही सुजान सिंह जी सब बता चुके थे कि क्या क्या वाकया हुआ था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष, अब देखिए यहाँ पर खुलासा करेंगे कि मैंने तो परीक्षा ली थी और ये उसमें सफल हो गया है। कह रहे हैं जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ये तीनों चीजें ही तो चाहिए थी सुजान सिंह जी को। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। क्यों रखना चाहते थे बच्चों, क्यों रखना चाहते थे दीवान ऐसा ही अगला दीवान, क्योंकि वे चाहते थे कि ऐसा आदमी कभी किसी को सताएगा नहीं, उसका संकल्प दृढ़ हो, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। यह वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। ये था उनका बच्चों मेन थे कि खुद धोखा खाएगा लेकिन दया से कभी नहीं हटेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा।
क्योंकि दीवान का मेन काम क्या होता है बच्चों बताइए, टैक्स बढ़ा दे तो सारे ही किसानों पर अत्याचार ढाए तो गलत होगा ना। तो यहाँ पर होता है बच्चों आपका चैप्टर खत्म, प्रेमचंद जी की परीक्षा। कैसा लगा आपको चैप्टर बच्चों? चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।